नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। आज हम साइकोलॉजी का अगला टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि आपकी ये चैप्टर वाइज 30 क्वेश्चंस चल रहे हैं और इन 30 क्वेश्चन से प्लस भी हम कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो खुद से बनाने की कोशिश करें। अब चूंकि आपको पता है कि रीट का एग्जाम जो है वो फाइनल हो चुका है, कोई डेट नहीं चेंज हुई है और सब बच्चों के जो है वो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए अपने एडमिट कार्ड। चलिए तो शुरू करते हैं आज के साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसने कहा? अल्बर्ट बांडुरा ने कहा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जीन पियाजे ने या लेव वाइगोत्स्की ने। देखो, सामाजिक के साथ में सांस्कृतिक भी जुड़ जाता है तो लेव वाइगोत्स्की आ जाते हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की आ जाते हैं, याद रखिएगा। सामाजिक के साथ में अगर आपको सांस्कृतिक भी मिल जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा असक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? प्रत्यक्षीकरण, प्रभाविता, सामवेगिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान और आवेगिता। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है और एक असक्षम बालक के यही लक्षण होते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि वो प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता हो उसकी, जैसे आपके सामने आए तो एकदम इफेक्टिव पर्सन हो, ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है? आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग या फिर आपका प्रोत्साहन। तो ये जो संवेग होता है ना, यही आपका मोटिवेशन का चक्र होता है। ठीक है, मतलब इसके मोटिवेशन का जो चक्र बनाया जाता है, साइकिल बनाया जाता है, उसके अंदर 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसमें से एक होता है संवेग। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेंगे। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो अभिप्रेरणा चक्र का तत्व है। तो यहाँ पर देखेंगे, अभिप्रेरणा के हैं आवश्यकता, यानी किसी चीज की जब नीड होगी तो ही आप क्या करेंगे, किसी चीज की। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं है था, नहीं है, इसीलिए संवेग नहीं है। बाकी आवश्यकता, अंतर्नोद और आपका प्रोत्साहन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला है आवश्यकता। अभिप्रेरणा का चक्र होता है, मोटिवेशन आती है जब आपकी नीड होती है। आपकी अगर नीड नहीं होगी तो आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। दूसरा है अंतर्नोद, चालक या प्रनोदन, यानी ड्राइव भी हम तभी अपने आप को करते हैं जब हमारे पास किसी चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा है उद्दीपक या प्रोत्साहन, इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब अपने आप को हम तभी प्रोत्साहित करते हैं जब हमारे पास किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे अभी आप पढ़ने के लिए क्या है, अभी प्रेरित है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने के बाद नौकरी आपकी आवश्यकता है। ठीक है, इसको हम NDI भी बोलते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा इसमें से सही है। तो N+D+I सही है। डैसे के द्वारा एक तत्व बाद में जोड़ दिया गया, तब इसका नाम संज्ञानात्मक चक्र पड़ गया था और इसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञान, यानी कॉग्निटिव। और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव के बारे में आपको पता है, जीन पियाजे सबसे ज्यादा बात करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो डैसे है ना, डैसे ने यहाँ पर लास्ट में चौथा चरण भी जोड़ दिया था अभिप्रेरणा चक्र में, जो क्या था? संज्ञान था। ठीक है, फिर उसके बाद नाम पड़ा NDIC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, परिश्रम बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? परिश्रम बनाम हीनता, तो 6 से 11 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या फिर 18 माह से 3 वर्ष। तो एरिक्सन ने परिश्रम बनाम हीनता बताया है कौन से? तो 6 से 11 वर्ष को। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई। अब मनोसामाजिक सिद्धांत आपसे आ जाए, है ना, अगर सामाजिक के साथ में सांस्कृतिक जुड़ा हुआ है तो आपका लेव वाइगोत्स्की लगाएंगे, है ना। और अल्बर्ट बंडूरा ने भी आपका सामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, लेकिन मनोसामाजिक सिद्धांत आ जाए तो वो एरिक्सन ने दिया है और आपको पता है कि आपके सिलेबस में एरिक्सन को जोड़ा गया है ना। यहाँ पे देखिए कौन सी 8 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे विश्वास बनाम अविश्वास, यानी या तो विश्वास होता है या फिर अविश्वास होता है। स्वायत्तता बनाम शर्म होती है ना। अगला देखिए, पहल बनाम अपराध बोध होता है। परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना होती है। पहचान बनाम भूमिका भ्रांति होती है। आत्मीयता बनाम अलगाव होता है। और 7वां है उत्पादकता बनाम स्थिरता होती है। संपूर्णता बनाम निराशा होती है। तो ये आपकी 8 स्टेजेस है जो कि किसने बताई हैं? एरिक्सन ने बताई हैं। अगला देखिए, पूनम हमेशा एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, मतलब किसी एक समस्या के लिए वो एक से ज्यादा सोल्यूशन के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, मतलब नैतिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। पूनम किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक का,
अभिसारित विचारक का, मूर्त विचारक का, आत्म केंद्रित विचारक का। तो वो किसका कर रही है भाई? सृजन कर रही है ना, एक से ज्यादा सोल्यूशन को सामने रख रही है, इसका मतलब वो सृजन कर रही है। तो वो कैसे विचार है उसके, ये कैसा गुण है? तो सृजनात्मक विचारक का गुण है। नेक्स्ट चलते हैं, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? प्रतिकर्षण से, युयुत्सा से, शरणागत से या फिर पलायन से? तो भय का संवेग जुड़ा हुआ है आपका पलायन से। ठीक है, जब आपको भय होता है तभी आप क्या करते हैं? अपना जो जमीन जायदाद मकान हवेली होती है उसको छोड़ के पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं ना। विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग बताए और 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। उन्हीं में से 14 संवेग में से एक है आपका भय का संवेग, जो कि पलायन से निकलता है। ठीक है, पलायन हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर किसी चीज का भय बैठ जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? है ना, विलियम जेम्स है, जेबी वाटसन है, क्लार्क हल है या फिर एडवर्ड टॉलमैन है? तो ये आपके विलियम जेम्स जो है ना प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। चलिए अगला देखिए, रोडशा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं? 10, 12, 15, 28। तो ये 10 लाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हरबन रोडशा ने इस परीक्षण में 10 कार्ड उपयोग में लिए। काला और सफेद कार्ड 5 नंबर पे 5 थे। ठीक है, याद रखेंगे, काला और सफेद कार्ड कितने थे? तो 5 थे। काला, सफेद और लाल कार्ड 2 थे और विभिन्न रंगों के कार्ड 3 थे। यानी 5 कार्ड ऐसे थे जो कि काले और सफेद रंग के थे, 2 कार्ड ऐसे थे जो कि काले, लाल और सफेद के थे और 3 कार्ड ऐसे थे जो रंग बिरंगे थे। चलिए अगला देखिए, मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टैट व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, शील गुण से, शील गुण प्रकार सिद्धांत से, प्रक्षेपण सिद्धांत से, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। तो ये हो जाएगा आपका प्रक्षेपण सिद्धांत से। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव के महत्व को डैश? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या है। जॉन बी वाटसन ने कहा, लेव बायगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ये लेव बायगोत्स्की कहते हैं। किसकी बात करते हैं? तो मनोवैज्ञानिक ने वस्तुओं को ज्ञान सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक, आप देखिए यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक आ गया ना विषय। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको तोड़ना पड़ेगा। सीडीपी के अंदर सबसे अच्छा होता है कि आप क्वेश्चन को तोड़े। तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत कौन दे रहे हैं? हमारे लेव बायगोत्स्की। तो जहां पर भी ये वर्ड आपको मिल जाएगा वहां पर आप लेव बायगोत्स्की लगा देंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होने लगता है। अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मध्य बाल्यावस्था के अंदर बच्चे जो है वो उन मूर्त और तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब आप चीजें जो है ना उनको समझ में आने लगती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? वस्तु स्थायित्व, सजीवात्मक चिंतन या जीववाद, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो आपको पता है कि जब बच्चे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है तो वो सुरक्षित रखने की योग्यता समझने लगता है। चलिए अगला देखिए, कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। यानी कर्नेल सिंह के पास में इतना पैसा है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर दी गई, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं? खर्चा भी करते हैं, लेकिन वो आयकर जमा नहीं करते। वो सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास की अवस्था में खड़े हैं? पूर्व परंपरागत में, पश्चिम परंपरागत में या परा परंपरागत में? तो वो किस में है? पश्चिम परंपरागत में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर अब देखो नैतिकता शब्द आ जाए ना जब क्वेश्चन के अंदर, तो कोहल वर्ग जो है मतलब आंख बंद करके लगा देना। नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। तो ये स्तर 1 जो है ना ये करता है। रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा समीक्षण क्या है? जीन पियाजे तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की है। लेव बायगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की है। जीन पियाजे, लेव बायगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की है। तो आपका ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में दोनों ही बात करते हैं, जीन पियाजे भी और लेव बायगोत्स्की भी। चलिए आगे बढ़िए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। क्या है गेट्स के अनुसार? अभिप्रेरणा, समायोजन, अधिगम या सीखना, चिंतन। तो ये हो जाएगा अधिगम।
या सीखना भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? वो आक्रामक और निराश हो जाता है, तो वो फिर प्रतिभाशाली नहीं रहेगा। यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वो कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और ऊब सकता है। वो अत्यधिक तेज मिजाज होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बालक तो बिल्कुल भी जो ज्यादा तेज मिजाज होगा वो बच्चा कभी पढ़ने में आगे होगा ही नहीं, है ना। वो कर्मकांडी व्यवहार में संलग्न होता है, जैसे हाथ फड़फड़ाना, आगे पीछे हिलना आदि, ये भी काम वो नहीं करता है। वो क्या करता है, वो यदि कक्षा में उसके हिसाब से पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको चैलेंजिंग टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो उत्तेजित नहीं होता है पढ़ने के लिए। यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वो कम उत्तेजित महसूस करता है और पढ़ाई से ऊब जाता है। फ्रायड के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो, यहाँ पे सुख से रिलेटेड हो, अहम से रिलेटेड हो, या फिर आपका इससे रिलेटेड हो, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, बार बार कह रही हूँ, फ्रायड साहब लगा देना। इदम, अहम, परा अहम, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इदम होता है ना, इदम जो होता है, आईडी इदम, यही आपका क्या होता है, सुखवादी सिद्धांत होता है। इदम माने होता है क्या? इदम माने बताएंगे कमेंट में आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वो निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? आत्मकेंद्रण की, एनिमिज्म जीववाद की, प्रतीकात्मक सोच की, या कल्पना की? तो आपको पता है ना, वो एनिमिज्म की बात कर रहा है, यानी कि चंद्रमा उदास है, मतलब चंद्रमा तो उसके पास तो आंख नाक भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, फिर भी बच्चा ये कह रहा है कि वो उदास है ना, वो उदास है। तो इसका मतलब ये हुआ वो जीववाद देख रहा है प्रकृति के अंदर। ठीक है, इसको हम एनिमिज्म, जीववाद और संजीव चिंतन, ये तीनों नामों से जानते हैं। संजीव चिंतन, ठीक है। ये तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते हैं का निहितार्थ क्या होगा? उपर्युक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती या अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। तो आपको पता है ना कि भाई मछली उड़ नहीं सकती है क्योंकि उसके पास पर तो है लेकिन वो पानी में ही तैरने के लिए है। उल्लू के पास पर तो है लेकिन वो पानी में नहीं तैर सकता, वो उड़ सकता है। तो तैरना नहीं सीख सकता उल्लू, और मछली उड़ना नहीं सीख सकती। तो ये क्या है? उनके सीखने पर जो उनका जैविक सीमा है ना, उसका प्रभाव पड़ रहा है कि उनके खानदान में, मतलब उनकी पीढ़ी में किसी ने तैरा नहीं, मतलब कोई मछली उड़ी नहीं, तो कोई भी मछली आगे नहीं उड़ रही है। शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या एस्थोमॉर्फी? तो ये जो एस्थोमॉर्फी है ये नहीं है, बाकी एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी ये है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताया। व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं सेल्डन, ठीक है। अगर सेल्डन से आ जाए, मतलब व्यक्तित्व से रिलेट कोई क्वेश्चन आता है तो आप सेल्डन लगाएंगे, है ना, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो सीटेट में नहीं था, तो काफी बच्चों का व्यक्तित्व वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा नहीं है, अगर वो सीटेट से हट के रीट दे रहे हैं तो, ठीक है। गोलाकार को बोलते हैं एंडोमॉर्फी, ठीक है। आयताकार को मेसोमॉर्फी कहते हैं और लंबाकार को क्या बोलते हैं? तो लंबाकार को एक्टोमॉर्फी, है ना। एंडो माने हो गया गोला, मेसो माने हो गया आयता, और आपका एक्टो हो गया लंबाकार, ठीक है। आनुवांशिकता एवं वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्रांसिस गाल्टन ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बालकों के आनुवांशिक गुण उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। या पिता में XX क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र, और माता में XY क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यही बात बिल्कुल क्या है? सत्य है, ये सत्य है, लेकिन किसके फेवर में नहीं है? आनुवांशिकता एवं वातावरण के संदर्भ में ये फेवर में नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, बाकी फेवर में है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात तो सही है, लेकिन कैसे? ध्यान रहे, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी पाए जाते हैं। 44 गुणसूत्र कायिक निर्माण करते हैं और 2 गुणसूत्र आपके लिंग निर्धारण करते हैं। पुरुष में XY गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है, ठीक है, पुरुष में। जबकि यहाँ पर क्या है, देखो उल्टा दे रखा था, यहाँ पे XX होता है माता में, है ना, और XY होता है पिता में। तो बस यही गलती थी, इसी वजह से गलत था, ठीक है। चलिए यहाँ पे महिला में XX गुणसूत्र लिंग निर्धारण होता है और उसी से क्या होता है? लड़की पैदा होती है। निगमनात्मक तर्कणा चलती है कैसे? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उच्च से निम्न की ओर, या निम्न से उच्च की ओर। तो आपको पता है निगमनात्मक तर्कणा में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, इजी से हार्ड की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, चलिए बेबी डॉल प्रयोग का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? अल्बर्ट बंडूरा से है, कुर्ट लेविन से है, डोलार्ड से है, या क्रो एंड क्रो? तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा थे ना, इन्होंने ही क्या किया? बंडूरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, बेबी डॉल पर, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा BS ब्लूम के संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक
ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? कौन आता है? विश्लेषण, आकलन, प्रत्यक्षीकरण या कार्यप्रणाली? ये तीनों नहीं आते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में, विश्लेषण आता है। ठीक, चलिए। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था का सूचक होती हैं? बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, शैशवावस्था का? तो ये जो अहम की भावना होती है किशोरावस्था में होती है। इसीलिए बच्चा कहता है मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा वजूद क्या है संसार के अंदर, मैं क्यों आया हूं। ये सब बातें वो तभी करेगा जब वो किशोरावस्था में होगा, है ना। मैं अपने फैसले खुद क्यों नहीं ले सकता, ये सारी बातें। सीखने की क्रिया में आंशिक क्रिया का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? आंशिक क्रिया का नियम मतलब कुछ कम, मतलब कम करने का नियम क्या है? थार्नडाइक ने दिया, पावलव ने, एरिक्सन ने, क्रो एंड क्रो ने। तो ये थार्नडाइक ने दिया। आंशिक क्रिया का नियम किसने दिया था सीखने में? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने बेसिकली सीखने का ही नियम दिया है, तत्परता का नियम, सीखने का नियम दिया है, त्रुटि का सिद्धांत दिया। सही विकल्प हो जाएगा आपका थार्नडाइक। अगला देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चन। थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। पहला था तत्परता का नियम, जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे कोई काम आप सीख नहीं सकते, आप कर नहीं सकते। अभ्यास का नियम, अगर आपने उस काम को सीख लिया है तो लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रभाव का नियम हो गया कि जब आपने सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो अब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसका इम्प्लाई करेंगे, मतलब उसको अप्लाई करेंगे किसी चीज पर, ताकि आपका क्या हो, इफेक्टेड हो जाए ना, प्रभाव पड़े उसका। 5 इन्होंने गौण नियम भी बताए थे। एक तो बहु अनुक्रिया का नियम था, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये भी याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन अभी फिलहाल बना था जो आपने सॉल्व किया, बाकी इसमें से किसी में भी बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पलायन भय से होता है, निवृत्ति घृणा से आती है, काम प्रवृत्ति आश्चर्य से आती है और संग्रहण अधिकार से। तो ये जो काम प्रवृत्ति है ना, मतलब जो सेक्सुअल की जो फीलिंग आती है वो आपकी आश्चर्य से नहीं आती है। तो किससे आती है? बाकी सब ठीक है, ये किससे आती है ये बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दोष भाषा विकार से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है, स्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, ध्वनि में परिवर्तन या फिर हकलाना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पष्ट उच्चारण आपका क्या है? भाषा विकार से संबंधित नहीं है। जब आप अच्छा प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो फिर आपको भाषा विकार में आपका क्या है, रोग नहीं है, दोष नहीं है, बाकी सारे दोष हैं। अगला देखेंगे, ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य की किस संकल्पना पर बल दिया है? गत्यात्मक संकल्पना पर, संज्ञानात्मक पर, भावात्मक पर या संरचनात्मक? तो ये संज्ञानात्मक पर दिया है। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन तो हमने किए थे डायरेक्ट क्वेश्चन से, और प्लस हमने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यानी 10+ क्वेश्चन हम बना भी सकते थे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं अच्छे से समझाती हूँ। ब्लूम की पुस्तक का नाम क्या है? तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ब्लूम की पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसकी पुस्तक है? ब्लूम की। शैक्षिक उद्देश्य की किस संकल्पना पर इसमें ध्यान दिया गया है? तो संज्ञानात्मक संकल्पना पर यानी कॉग्निटिविटी पर। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तो सीरियस हो जाइए, सपोर्ट करिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ में।